तो मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। कोविड-19 की स्थिति की बात करें भारत देश में तो इस समय 500 डेथ्स हो चुकी हैं और 15,000 के करीब केसेस हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में करीब 45,000 कोविड-19 टेस्टिंग किट्स आ चुकी हैं, जिसके चलते टेस्ट अब और ज़्यादा तेज़ी से होंगे और जल्दी रिजल्ट आएंगे और जल्दी उनका क्योर भी होगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है बिज़नेस को लेके थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। जो देश हमारे साथ बॉर्डरिंग करते हैं उनके साथ इंडिया ने एफडीआई में एक अमेंडमेंट किया है। वो अमेंडमेंट एफडीआई में इसलिए किया गया है क्योंकि जो नाजायज़ टेक ओवर बिजनेसेस का, खासकर जो छोटे बिजनेसेस हैं, वो ना हो सके। स्पेसिफिकली चाइना की अगर बात करें तो 2025 तक उनका गोल है टेक जाइंट बनने का, और उसमें जो टेक बिजनेसेस हैं, खासकर अगर इंडिया की बात करें, बेंगलोर की सिलिकॉन वैली की बात करें, तो उनका टेक ओवर होने का चांसेस ज़्यादा था क्योंकि ये इन देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से ऑटोमेटेड रूट से पैसा आता है। ऑटोमेटेड वो रूट है जिसमें आप पैसा डाल देते हैं, बाद में आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं। इन्हीं सब के बीच में हमसे बात करने के लिए खास मेहमान आज हैं। योग कटा के एक प्रसिद्ध होटलियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, देश और दुनिया की खबर पे अपनी नज़र रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यंग बिजनेसमैन हैं। उनसे बेहतर इस समय कोई भी इस चीज़ पे टिप्पणी नहीं कर सकता था। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ रजनीश शर्मा जी की बात। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार हिमांशु जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। सर, कोविड-19 के चलते ये जो एफडीआई में अमेंडमेंट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, खासकर चाइना को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है भारत सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, ये काफ़ी अच्छा निर्णय है। इसका मुख्य कारण ये है कि चाइना, जो कि इस टाइम आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में एक है, अमेरिका से भी ज़्यादा शक्तिशाली होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा कारण ये है कि चाइना, अगर देखा जाए तो इट्स अ बहुत कैश रिच कंट्री है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स जो हैं, अमेरिका का सबसे ज़्यादा डेट है, वो चाइना के पास है। जिसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा पैसा अमेरिका में लगाया है और अमेरिका को वो पैसा उनको वापस देना है, जो मैं आपको एक आसान तरीके से बता रहा हूँ। दूसरा ये कि इस टाइम जो सिचुएशन है पूरी दुनिया भर में, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा, जो भी आप इसको बिजनेस बोलिए या कोई भी हम काम कर रहे हैं, वो काफ़ी एक बुरे दौर से गुजर रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इकॉनमीज़ हैं, जो कि इस टाइम काफ़ी बुरी सिचुएशन में फंसी हुई हैं। तो चाइना के पास यानी कैश काफ़ी है, कैश रिच आप मान सकते हैं कि जो मैं आसान टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। तो जो हिंदुस्तान ने, जो हमारे भारत ने जो ये निर्णय लिया है, इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जो ये स्नीक अटैक जिसको हम बोल सकते हैं कि पीछे छुप के आके आपको पकड़ना, बिल्कुल उस चीज़ को काबू करने के लिए कि इंडिया ने पहले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को इस कैटेगरी में डाला हुआ था। राइट। चाइना को डालने का निर्णय मुझे जो लगता है इसलिए आया कि जो 1% HDFC में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। HDFC बैंक एक नॉर्मल बैंक नहीं है, वो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद उसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं, मतलब वो सबसे बड़ा बैंक है, तो दूसरे नंबर का। और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस समय काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही हैं। तो अगर इंडिया ऐसी चीज़ ना करे तो चाइना, देखिए, चाइना के लिए 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ कुछ बड़ी रकम नहीं है। वो काफ़ी बड़ी कंट्री है। आपने उनका देखा है, एक OBR है, जो बेल्ट, उनका वन बेल्ट वन रोड, उसके तहत वो लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं 40 कंट्रीज़ में। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी साउथ एशिया में जिसने इसका पूरा इसके खिलाफ बोला था, और कोई कंट्री नहीं बोली। बिल्कुल। तो इसलिए उनके चाइना के को रोकने के लिए आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन भी दिया गया है, और अपने ट्रेड को, अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए भी एक बड़ा अच्छा निर्णय है। आप जानते हैं जैसे पेटीएम है, पेटीएम चाहे इंडियन कंपनी है, बट उस कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी? अलीबाबा। राइट। अलीबाबा का कहाँ का स्टार्टअप था? एक चाइना का स्टार्टअप था, जो कि आज एक काफ़ी बड़ा कंग्लोमरेट है। दूसरा कारण ये है, जो मुझे लगा एक अच्छा कार्य जो इंडिया ने स्टेप लिया, वो ये कि हमारी कंपनी जब वहाँ चाइना जाती है तो वो हमें इन्वेस्ट नहीं करने देते। अब देखिए, वहाँ ना तो ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना वहाँ पर अमेजोन है, वहाँ पर ना ही गूगल है। उनकी हर एक जो भी टेक कंपनीज हैं, जो भी सर्च इंजन हैं, जो भी है, वो उनके अपने हैं। वो बाहर कंपनियों को आने नहीं देते, पर दूसरे देश में उनको कोई रोकाता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा निर्णय है, और आगे भी इंडिया को एक स्टैंड लेना चाहिए एज ए कंट्री। अब हम 20 साल पहले एक जो देश था वैसा अब देश नहीं रहे। अब इंडिया एक बड़ी पावरफुल देश है। तो आई थिंक कभी कभी हमें बिल्कुल झुक के रहने के बजाय हमें थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि स्टैंड लेना चाहिए, और एक अच्छा स्टैंड लिया है इंडिया।
ये जो ब्लैंकेट बैन लगाया है इंडिया ने, इससे आप क्या सोचते हैं कि खासकर, क्योंकि आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो खासकर छोटी कंपनीज हैं उनको कितना फायदा होगा इससे? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आए एक तो अच्छी चीज़ है कि बाहर से एक पैसा आ रहा है, बट अगर यही पैसा शायद अमेरिका से आता या इंग्लैंड से आता तो शायद इंडिया वाले ऐसा काम करते नहीं कि हम लोग उसको रोकते नहीं। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है कि वो हमेशा हमारे अगेंस्ट है। यूएन में भी देखिए, जब भी इंडिया लश्कर तैयबा या मोहम्मद हफीज जिसके लिए भी बोलती है तो वही एक ऐसा देश है जो हमें हमेशा हमारे आगे रोड़े डालता है। बिल्कुल। चाइनीज किस तरह से काम करते हैं। ये जो ब्लैंकेट बैन लगाया है इंडिया ने, इससे आप क्या सोचते हैं कि खासकर, क्योंकि आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो खासकर छोटी कंपनीज हैं उनको कितना फायदा होगा इससे? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आए एक तो अच्छी चीज़ है कि बाहर से एक पैसा आ रहा है, बट अगर यही पैसा शायद अमेरिका से आता या इंग्लैंड से आता तो शायद इंडिया वाले ऐसा काम करते नहीं कि हम लोग उसको रोकते नहीं। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है कि वो हमेशा हमारे अगेंस्ट है। यूएन में भी देखिए, जब भी इंडिया लश्कर तैयबा या मोहम्मद हफीज जिसके लिए भी बोलती है तो वही एक ऐसा देश है जो हमें हमेशा हमारे आगे रोड़े डालता है। बिल्कुल। चाइनीज किस तरह से काम करते हैं वो बड़ा हिडन तरीके से करते हैं, जैसे सबको पता है कि चाइना जो ऐसा कंट्री है वो हमें अपने देश में कि वो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को एक अंदर बंद करके रखा हुआ है दीवार के अंदर। वो किसी को अपने अंदर दिखाते नहीं कि हुआ क्या। जैसे वुहान में लीजिए कि वहाँ कितने लोग मरे हैं हमें नहीं पता। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक डेटा निकाला था कि हमसे गलती होगी, इतने नहीं थे मरे हुए, ज़्यादा मरे हुए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चाइना एक, मैं तो नहीं बोल सकता ऐसे बोलना नहीं चाहिए, चाइना इज एन एनिमी स्टेट, एनिमी कंट्री फॉर अस, हमारे देश के लिए। एक पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करती है, हर टाइम वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। तो उस तरह से भी देखा जाए तो एक ये इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपनी जो जितने बड़े बड़े हमारे दायरे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे भी कि हमें पैसे आ रहे हैं, आपने क्यों रोका, इकोनॉमी हमारी डाउन चल रही है। पर मुझे नहीं लगता कि हमें उस एंगल से सोचना चाहिए कि हमें पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है। देश एक सबसे बड़ी चीज़ है और इतना भी बुरा हमारा देश नहीं है कि वो कुछ करेगा नहीं। मोदी जी काम करेंगे, वो कार्य कर रहे हैं और ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन अच्छा आएगा। जब ये थोड़ा सा कोविड से हमें जब कम होगा, लोग काम करने लगेंगे, बाहर निकलने पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी। तो उससे डिसीजन से ये होगा कि गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज करेगी, इकोनॉमी में बेटर करेगी। तो उससे जो ज़्यादा वो चाइना सोचेगा कि हम लोग खरीद लेंगे, वैसा कर लेंगे, वैसा आप इंडियन गवर्नमेंट होने नहीं देगी। बिजनेस में आपका कहना मतलब है कि बिजनेस में सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी, आएगी सफिशिएंसी। बिजनेस को नुकसान तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल काफ़ी नुकसान होगा। एक चीज़ को जो आप एक महीने से बिल्कुल आपने बंद किया है, उसको नए तरीके से चलाना, गवर्नमेंट में लोन्स लोगों ने लिए हुए हैं, बिल्कुल उनकी किस्तें लगती हैं और इतने खर्चे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दोबारा से उसको जनरेट करना, दोबारा से घुमाना। एक महीने हम गाड़ी नहीं चलाते तो जब हम चलाते हैं उसमें हमें कितनी दिक्कतें आती हैं। तो आप सोचिए कि एक इकॉनमी को दोबारा चलाना कितनी बड़ी बात है। पर इसमें हम सबको इकट्ठे लेके चलना है। ये कोई एक आपदा ऐसी नहीं है कि हमारे देश पे आई तो पूरी दुनिया पे आई है, पूरी दुनिया इससे लड़ेगी। और इस लड़ाई में अब ऐसा होगा कि जो हम पहले ग्लोबलाइजेशन में देखते थे कि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल एक विलेज हम कहते थे, पर उस चीज़ को अब मुझे लगता है उसमें कुछ कमी आएगी। अब नेशनलिज्म का एक जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं, आवाज़ें हैं, वो ज़्यादा बोलेंगे। अमेरिका, इंग्लैंड हो जाए, स्पेन हो जाए। अब देखिए स्पेन, इटली, इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, वो अपने लिए PPE नहीं बना सकते, बिल्कुल, जबकि वो हाईटेक कंट्रीज हैं। बिल्कुल। इटली में जो हॉस्पिटल जो आपने देखा जहाँ पे हुआ, वो मैंने जैसे पढ़ा है, सुना है कि वो दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा हॉस्पिटल था। उस कंट्री में जहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं, फिर भी वहाँ वो लोग PPE नहीं बना पा रहे, मास्क नहीं बना रहे, एक छोटी सी आइटम है। तो आप सोचिए कि कितनी डिपेंडेंसी है चाइना पे, कि एज ए कंट्री चाइना ने कितना डिपेंडेंट बनाया हुआ है पूरे वर्ल्ड को। तो जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि काफ़ी कंट्रीज, काफ़ी लोग ये सोचने पे अब आ रहे हैं कि हम लोग अपनी कंट्री में कुछ करें। कॉस्ट एक मेन रीज़न था, कॉस्ट, कि अगर वो $4 में उनको अपनी कंट्री में पड़ती तो चाइना में वो 50 सेंट में पड़ती है। तो इसलिए लोग वहाँ से करते थे। पर अब जैसे हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने देखा जापान ने $2.2 बिलियन का एक फंड निकाला हुआ है कि वो कह रहे हैं जो हाईटेक कंपनीज हैं जो चाइना में वहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं वो हम वापस लाएंगे। तो वैसे ही क्या होगा कि नेशनलिज्म से जहाँ थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन में थोड़ी सी कटाक्ष आएगा, हर कंट्री चाहेगी कि वो अपने आप को थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट करे। तो उसमें थोड़ा सा एक चेंजेस कोविड के बाद हमें देखने को मिल सकती हैं कि काफ़ी कंट्रीज, हमारे इंडिया में भी शायद बैन लगाए कि इंडिया का, जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने इतना वो बनाया कि अगर इंडिया हमें नहीं देगी मेडिसिन तो हम उनके ऊपर ये करेंगे। तो वो चीज़ आगे भी आ सकती है। तो हमें भी अपने आप को देखना है कि हमें क्यों हर जगह इंडिया को ही नीचे लगना है, हमें भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और ऐसे कंट्री, अब इंडिया वैसी कंट्री नहीं रही कि हम स्टैंड नहीं ले सकते। अब हम स्टैंड ले सकते हैं, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर डूइंग गुड।
और हम अच्छा करेंगे भी आगे, हमारे मेहनती लोग हैं, गवर्नमेंट की अगर अच्छी सपोर्ट रहेगी तो हम इसे अच्छे से उभर के आएंगे। राइट। अभी तक की बात में हमें ये पता चला है, जैसे रजनीश शर्मा जी ने कहा है, कि चाइना ने ग्लोबल विलेज के मतलब को बदल दिया है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि जिस प्रकार से वायरस शुरू हुआ और अचानक से ही काफ़ी हद तक रुक गया चाइना में, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट चाइना ने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी, और प्रोडक्शन शुरू करके अपने जो खासकर इस समय जो मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स थे कोविड-19 के चलते बाकी देशों को उन्होंने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिए, तो दे आर बिल्डिंग देयर इकोनॉमी, और वो अपना एक रुतबा बढ़ा रहा है सारे देशों में इसके चलते। रजनीश जी, अगला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो ब्लैंकेट बैन इंडिया ने लगाया है, हाउ यू सी इट बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इंडियन इकोनॉमी जितनी इसमें ओपननेस है और उसके बीच में जो फाइन लाइन है नेशनल सिक्योरिटी की, इस चीज़ में आप इसको कैसे देखते हैं? तो देखता हूँ जी, देखिए हर एक कंट्री का एक अपना कुछ एक स्टैंड है कि उसको कितनी इंडस्ट्री चलानी है। हमारी कंट्री अगर आप देखें एज ए इंडिया आफ्टर 91 जब हमारी लिबरलाइजेशन हुई, उससे बाद से अब तक हमने काफ़ी ओपननेस रखी है इकोनॉमी। कुछ ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, तो वो ऐसे सेक्टर्स हैं कि आई थिंक एज ए कंट्री हम पूरा उसको 100% एफडी नहीं कर सकते। राइट। कि इन केस ऑफ वॉर, अब आप देखिए जैसे अभी कोविड-19 में हमने देख लिया कि एक छोटा सा वायरस आया और पूरी दुनिया को उसने बदल के रख दिया। बिल्कुल। अगर चाइना चाहता तो अगर वो मना कर दे कि नहीं जी हम नहीं देंगे आपको पीपीई, हम नहीं देंगे आपको मास्क, हम आपको मेडिसिन नहीं देंगे। चाइना का देखिए, चाइना के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो सिर्फ चाइना के पास, जैसे मेडिसिन में हम जो पढ़ते हैं, जैसे मेडिसिन बनती है उसको ईपीआईज बोलते हैं। बिल्कुल। चाइना एज अ कंट्री, उसके पास काफ़ी ऐसे रेयर, जिसको हम मेटल्स बोल सकते हैं, रेयर रिसोर्सेज बोल सकते हैं, जो चाइना के पास है। तो अगर कल को लड़ाई हो या जंग हो या जिस कुछ भी वॉर लीजिए, तो चाइना अगर कल को बोलती है कि हम नहीं देंगे, तो दुनिया क्या करेगी? तो अगर चाइना कर सकती है, चाइना भी वर्ल्ड WTO की एक सिग्नेटरी है, क्या चाइना इतनी ओपन है? नहीं। इंडिया ओपन है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा ओपन है। हम लोग काफ़ी लोगों को कहते हैं कि आप आइए इन्वेस्ट करिए इंडिया में। हमारी ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमें थोड़ी सी कभी कभी कमी लगती है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े से स्लो रह जाते हैं, बट एज ए कंट्री हम लोग कभी भी इतना 91 के बाद वी आर वेरी लिबरल, हम लोग काफ़ी लिबरल हैं और हम लोग ओपन भी हैं इंडस्ट्री के लिए। बट अपने देश के लिए अब जो सिनेरियो बदला है आफ्टर कोविड-19 और बिफोर कोविड-19, काफ़ी कुछ बदल चुका है दुनिया में, तो हमें अपना भी देखना है। मैं नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल बॉर्डर बंद कर दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, बट इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाइए, आप अपने सर्विस सेक्टर को और बढ़ाइए। अपने जैसे गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको वो प्रमोट कीजिए। अच्छी कंट्री जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जापान है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम उनके साथ काम कर सकते हैं। हमें पता है कि वो हम जिस तरह से सिचुएशन है वो उसको मिसयूज नहीं करेंगे। जापान इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। आप देखिए वो हम चाइना 10% 12% इंटरेस्ट पे कंट्रीज को लोन देता है, चाइना हमें 1% पर लोन देता है, 1% है ईयर, मैं नहीं बोल रहा मंथली, 1 साल का 1%। तो अच्छे दोस्त हैं हमारे, हम इन्वेस्टमेंट उनसे आएगी हमें, वो भी चाहते हैं अगर जापान अपनी हाईटेक इंडस्ट्रीज वहाँ से लाएगी, क्या पता वो अपने मीडियम सेक्टर जो हैं, जो उनका जो एवरीडे यूज़ का सामान है, क्या पता उसकी इंडस्ट्रीज को इंडिया में लेके आए। तो ऐसा नहीं कि इंडिया ने बंद कर दिया है, दुनिया में किसी को नहीं आने देंगे। एज ए कंट्री दे हैव टेकन अ स्टेप कि चाइना के अगेंस्ट हमने लिया है, और अच्छा स्टेप है कि हमें अपना एक स्टैंड लेना है और रिस्क को भी कवर करना है कि कल को इंडिया चाइना वॉर होती है, तो अगर चाइना कल को बंद कर देता है कि हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे। एज ए इंडियन हम लोग बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोग खुद काम मेहनती हैं, जिसको हम बोलते हैं जुगाड़ लगाते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छे से करेंगे, हम गवर्नमेंट हमें सपोर्ट देगी, तो एज ए इंडस्ट्री हम लोग अच्छा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश की तरक्की हो, अच्छा काम हो, भारत का नाम हो। रजनीश जी, तीसरा सवाल और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन नोबेल लॉरिएट मिस्टर लुक मॉन्टेनियर, उनका ये कहना है कि चाइना का ये जो वायरस था, चाइना से जो शुरू हुआ, ये मैन मेड वायरस है, क्योंकि इसमें HIV के एलिमेंट्स थे और इसमें मलेरिया की जर्म थे, जिसको ये सबूत के तौर पे पुख्ता करता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये एक काफ़ी बड़ा इशू है। मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं, मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँगा कि देखिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं, कोई चाइनीज़ वायरस बोलता है, कोई वुहान वायरस बोलता है। आई थिंक इसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी सच्चाई जानने में। इसमें हम लोग देखिए इतने बड़े साइंटिस्ट ने कुछ बात बोली है, तो उस बात में ज़रूर कुछ ना कुछ दम होगा। बिल्कुल। अब चाइना की जो ये जिस
एरिया से, जिस सिटी से आया वुहान, वहाँ का उनकी काफ़ी बड़ी बायोलॉजिकल लैब है। वो काफ़ी देर से वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ वो करते हैं जी। बट कि उसको वो क्या एज अ बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहे थे कि एज अ उनका कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसके ऊपर आई थिंक अभी हम लोगों को कुछ बोलना काफ़ी मेरे हिसाब से नहीं चाहिए कि हम किसी के ऊपर ऐसे लांछन लगा दें कि नहीं चाइना ने ही किया है। अभी तक तो इसका कोई सबूत करेंगे, गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं कि इसका हमें, और ज़रूर है कि हमें पता लगाना चाहिए कि ये एक आया कहाँ से। कि कल को आप देखिए हम लोग एटम बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम्स हैं हमारे पास, क्या क्या नहीं है, पर आप देखिए एक छोटा सा वायरस, ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को कुछ करने के लिए, अगर कोई एज अ वेपन ही यूज़ हो जाए। तो इस चीज़ के आगे हमें और रिसर्च करना, इसकी जानकारी लेना एक बहुत ज़रूरी है। कंट्रीज़ को, इंडिया को और हमारे जो देश है, मित्र देश अमेरिका हो गया, उनको इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई सबूत जांचने चाहिए कि इसका रीज़न क्या है कि इतनी सी एक छोटा सा वायरस, चीज़ ऑफ फ्लू, हम इसको एज अ फ्लू लेते रहे हैं, बिल्कुल, वो आया है और इतने लोग, इतने 1.5 मतलब आप देखिए 1.5 लाख लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं, और इतनी बड़ी कंट्री से जहाँ पे हम लोग एज ए इंडियन सोचते थे कि यार हमें अमेरिका रहना चाहिए, हम ऑस्ट्रेलिया रहना चाहिए। अब हमें ये लगेगा कि देखिए जबकि इंडिया में कम, हमारा देश किसी से कम नहीं है, हमारा देश अच्छा देश है। हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो हम एक अच्छा देश बन सकते हैं। और इसके लिए अभी जो आपका क्वेश्चन था उसके लिए हमें अभी काफ़ी फाइंडिंग्स और करनी चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए कि चाइना ने किया है। मैं उसी को, मेरी भी इतना, हमें भी नॉलेज नहीं है, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, तो इसके लिए आगे उनको स्टडीज़ करनी चाहिए। और आई थिंक एक कंक्लूजन इसका ज़रूर चाहिए कि पता ज़रूर लगाना चाहिए कि इसका वजह क्या रही है और रीज़न क्या है। सर एक आंसर और चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही हैं कोविड-19 के चलते, क्योंकि अमेरिका में 35,000 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं और इंडिया में अभी सिर्फ 500 हुई हैं, जबकि इंडिया इज ए नेशन ऑफ 1.3 बिलियन। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ डिसीजन अगर गवर्नमेंट ने लिया है लॉकडाउन का, तो एक अच्छा डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन कोई बुरा डिसीजन है। इसमें सबको प्रॉब्लम्स तो हम सबको आई हैं। आप देखिए गरीब आदमी है जो कोई दिहाड़ी लगाता है, लेबरर है जिसको खाने के लिए नहीं मिलता। मैंने आपके माध्यम से देखा, आप लोगों ने प्रेस में काफ़ी, मैं देखता हूँ आप लोग बाहर जाते हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। देखिए अमेरिका जैसी कंट्री, इटली जैसी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आई जाती है, कि वो लोग इस चीज़ को रोक नहीं पाए। अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं हम लॉकडाउन क्यों किया, लोग, मैंने पढ़ता हूँ ट्विटर पे कि लॉकडाउन हो गया, लोगों ने, गवर्नमेंट ने बड़ा गलत किया, लॉकडाउन नहीं होता तो हम ये होता, वहाँ पे मरे हैं। क्या वहाँ मरे हैं लोग तो हमारे नहीं मरे हैं? इसका क्या, इसका ये है कि हमारे मरने चाहिए बस, मतलब कि हमें, हमारी देश, अगर हम, पहले तो आप कहते हो कि हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वही लोग जो आज हमें कहते हैं हमने लॉकडाउन क्यों किया, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। बिल्कुल, आज वही लोग कहते हैं इंडिया में कम मरे। लॉकडाउन की वजह से अगर कम मरे तो मैं कहता हूँ लॉकडाउन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। किसी इंसान की जान जानी चाहिए, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। हम सब हमारे भाई हैं, लोग हैं, क्या हमारे घर पे किसी को कुछ हो तो हमें कितना बुरा लगता है। बिल्कुल। तो अगर हमारे देश में लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन से लोगों की जान बची है, तो मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा डिसीजन रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हमें सपोर्ट करनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट को। ये ऐसा टाइम नहीं है कि हमें चाहिए कि मोदी जी ऐसे हैं या राहुल गांधी ऐसे नहीं। ये एक टाइम ऐसा है, इस टाइम की हम सबको साथ में लड़ना है। और इंडिया ने, एज अ कंट्री ने दुनिया को दिखाया है कि ये हमेशा इंडिया को बोलते रहे कि इंडिया के लोग ऐसे हैं, इंडिया के लोग, हम लोग गंदगी करते हैं, हम लोग बात नहीं सुनते हैं, हम लोग झुंडों में। मैं कहता हूँ आप देखिए कि क्या हम लोग ऐसे लोग हैं। एक देश, एक जो देश जिसको आप एक गरीब देश कहते हैं, उसने एक एग्जाम्पल सेट की है पूरी दुनिया। इनफैक्ट मेडिसिन भी दी हैं काफी देशों को, हाइड्रोक्लोरिक जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मेडिसिन दी है, और काफी 55 कंट्रीज को दी है। मैंने कहीं पढ़ा कि वो कहते हैं कि इंडिया में मच्छर है तो ये होता है, बट ये डिसीज क्या इंडिया ने तो नहीं बनाया। मलेरिया अगर हमारे देश में, हम लोग फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल, और हम लोग फाइट करके उस मेडिसिन को हमने रखा हुआ है, और हम लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। बिल्कुल। तो एक गरीब कंट्री जिसके ऊपर आप हंसते रहे, जिसका मजाक उड़ाते रहे, आज वो आपको मेडिसिन दे रही है, एक सेट कर रही है एग्जाम्पल। तो इसमें अगर लॉकडाउन ने कुछ अच्छा कार्य किया तो बड़ा अच्छा काम किया है लॉकडाउन ने। एंड हम लोगों को हमारी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करना चाहिए, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों को खुद चाहिए कि अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें, सेल्फ लॉकडाउन में रखें। अगर 20 को या 3 मई के बाद ये उठता भी है तो उसमें फिर भी हम लोगों को जितना हो सके प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ताकि हम लोग इससे लड़ें और अपने देश को, जो हमें नुकसान हुआ है, इकोनॉमिक नुकसान आप जिसको ले सकते हैं, उसको हम भरपाई करने के लिए खुद और ध्यान रखें, ताकि ये डिसीज आगे ना फैले।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कटरा के रजनीश शर्मा जी, जो कि एक यंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनका साफ साफ ये कहना है कि चाइना ने कोविड-19 के चलते पूरे वर्ल्ड में एक गोली भी नहीं चलाई और ग्लोबलाइजेशन का मतलब बदल दिया। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और तकरीबन सारे देश इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इनका साफ कहना है कि जो FDA में अमेंडमेंट हुई है ये बहुत ज़रूरी थी छोटी कंपनीज को बचाने के लिए, जबकि हमने देखा कि चाइना ने 1% शेयर HDFC बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, उसका एक्वायर कर लिया है। तो इस स्टेप को इन्होंने वेलकम किया है। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स।